नमस्ते बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। विभिन्न प्रकार के इमोशंस के बारे में हमने बात की है। आज हम बात करते हैं कि ये जितने भी इमोशंस हैं इन पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाए। वैसे हमने इंडिविजुअली हर इमोशन की जब बात करी थी तब उसको किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए उसके बारे में हमने बात की थी, लेकिन ऑन द होल हर बच्चे के लिए हर माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या मानव के लिए वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपने इमोशंस पर काबू पा सकता है, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इन इमोशंस पर कंट्रोल करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो नकारात्मक इमोशंस हैं ये बच्चों के न सिर्फ शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं बल्कि उनके सामाजिक मानसिक विकास को भी, बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। और ख़ास तौर से वो जो प्रभाव पड़ता है वो सकारात्मक न होकर के नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन इमोशंस पर या संवेगों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। वैसे जिज्ञासा को एक अच्छा संवेग माना जाता है क्योंकि जिज्ञासा के कारण ही बच्चा विभिन्न प्रकार की जानकारी हासिल करता है। लेकिन और जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमेशा बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाए, उनको सही समय पर सही जानकारी दी जाए। लेकिन कई बार ये जिज्ञासा भी बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो जाती है। कैसे? जैसे बच्चा जिज्ञासा में आकर के अगर बिजली के स्विच में अगर अपना हाथ डाल देगा तो वो करंट उसको आ सकता है। इसी तरह से जानवरों के साथ में अगर जिज्ञासा में आकर के बच्चा कि ये जानवर कौन है, क्या है, कैसा है, और वो अगर उसके पास चला जाए तो हो सकता है वो जानवर उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए बच्चों की जिज्ञासा पर भी नियंत्रण किया जाना ज़रूरी है। जब बालक छोटे होते हैं तब तो वो अपने संवेगों का प्रदर्शन खुल के करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके संवेगों का प्रदर्शन भी संयमित और नियंत्रित होता जाता है। वय संधि और किशोर वय के बालक अपने क्रोध का प्रदर्शन ज़मीन पर लेट करके या तोड़फोड़ करके या अपने आप को नुकसान दे करके इस तरह से नहीं करते हैं और वो उनके अब तरीके बदल जाते हैं। ऐसे उम्र के साथ में ये तरीके बदलते जाते हैं। इसी तरह से खुशी का संवेग भी, छोटा बच्चा ज़ोर से खुल करके ज़ोर से हंसता है, लेकिन बड़े होने पर वही बच्चे समझ जाते हैं कि हमें इस तरह से तेज़ी से कहाँ हंसना है, कहाँ नहीं हंसना है। खाली मुस्कुरा कर भी अपनी खुशी का प्रदर्शन किया जा सकता है। इस तरह से संवेगों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। उसके कुछ तरीके बताए गए हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने या हम ये कह लें कि शोधकर्ताओं ने जो रिसर्चेस की हैं उनके आधार पर उन्होंने कुछ तरीकों के बारे में हमें बताया है। सबसे पहला है प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन। जब भी कभी व्यक्ति अपने संवेगात्मक तनाव को दूर करने के लिए अपनी उम्र से कम परिपक्व अगर तरीकों का इस्तेमाल करता है तो वो प्रतिगमन कहलाता है। जैसे ईर्ष्या का व्यवहार होने पर या भय या ईर्ष्या से पीड़ित बच्चा बिस्तर को गीला कर सकता है, तो ये एक तरह से उसका प्रतिगमन है। फिर उद्यमिता, इंडस्ट्रियसनेस कि बच्चों को इन संवेगात्मक स्थितियों से बचाने के लिए ये बहुत लाभदायक विधि मानी जाती है। इसमें बालक को हमेशा व्यस्त रखा जाना चाहिए, उसको विभिन्न सृजनात्मक क्रियात्मक कार्यों में लगाया जाना चाहिए ताकि उसका ध्यान इन विभिन्न संवेगों की तरफ जाए ही ना। उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलना इत्यादि खूब सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें हम बच्चों को व्यस्त रख करके और उनको इन संवेगों से दूर रख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो संवेग चाहे वो ज़्यादा अच्छे हैं या बुरे हैं, किसी भी तरह के संवेग ज़्यादा उन पर हावी नहीं हो पाते हैं। और फिर आता है दमन या रिप्रेशन। पहले हमने बात की थी रिग्रेशन की, प्रतिगमन की, और अब हम बात कर रहे हैं दमन की। ये एक मानसिक मनोरचना यानी कि मेंटल मैकेनिज़्म कहा जाता है। इसमें जो दुखद
कष्टकारी, अप्रिय और दिल को दुखाने वाली घटनाएं होती हैं, उनको जानबूझ करके यानी कि चैतन्य मन से उनको निकालने का प्रयास किया जाता है। वयस्क और समझदार व्यक्ति तो इस तरीके से अपने इमोशंस पर काबू कर लेते हैं कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है, या अगर गुस्सा आ भी रहा तो नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, और वो अपना ध्यान उस गुस्से से या गुस्से के कारण से हटा लेता है और किसी और काम में लगा लेता है, या ये कह लें कि वो अपने मन से उस गुस्से को निकाल देता है। लेकिन बच्चों के लिए ये आसान नहीं होता है। बच्चों के लिए इसमें दो तरह से ये दमन की प्रक्रिया होती है। पहली तो इंटरनली, जैसे बड़े कर रहे हैं वैसे बच्चा खुद ही इंटरनली उस चीज़ को समझे और वो भीतर ही भीतर अपने उस इमोशन को कंट्रोल कर ले। जैसे अगर आंसू आ रहे हैं, दुख हो रहा है तो अंदर ही अंदर अपने आंसू पी जाए, या क्रोध आ रहा है तो क्रोध को रोक ले और ऊपर से शांत चित्त दिखाई दे। लेकिन बच्चों में ये बहुत ही मुश्किल है। बच्चों के लिए ख़ास तौर से बाह्य दमन का इस्तेमाल होता है, जिसमें अगर दो भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं तो माता पिता उनको डरा कर, धमका कर या कोई दूसरा लालच दे करके कि तुम आपस में झगड़ो मत, हम तुम्हारे लिए नया खिलौना ला देंगे, इस तरह से। या अगर तुम दोनों ने कहना नहीं माना, अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो आज तुम्हारे को जो चॉकलेट दी जाने वाली थी वो नहीं मिलेगी, या हम घूमने जा रहे थे तो तुमको अब साथ नहीं लेकर के जाएंगे। इस तरह से कोई पनिशमेंट या कोई रिवॉर्ड, दोनों ही तरह से बच्चों को बाहरी तौर पर उनके इन इमोशंस का दमन करवाया जा सकता है। लेकिन दमन के माध्यम से संवेगों का नियंत्रण उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि दमन की स्थिति में बच्चा या व्यक्ति बाहर से तो शांत संयत हो जाता है, लेकिन वो इमोशन उसके मन में भीतर ही भीतर लगातार पनपता रहता है और वो उसको आंतरिक तकलीफ़ पहुंचा सकता है। हो सकता है उसके कारण से उसको शारीरिक कोई तकलीफ़ हो जाए या मानसिक तकलीफ़ हो जाए, या वो किसी और रूप में फिर जैसे नाखून काटना, नाखून कुतरना या बिस्तर गीला करना या सिर खुजाना, ऐसी कोई भी अंगूठा चूसना, ऐसी कोई भी दूसरी हरकत वो करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए दमन को ज़्यादा उचित नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इस विधि का कई बार उचित ढंग से भी उपयोग हो जाता है, क्योंकि इस दमन की प्रक्रिया के कारण ही हम जैसे कानून की मदद से, तो कानून की मदद से व्यक्तियों में एक भय पैदा हो जाता है कि अगर हमने गलत काम किया तो हमें सज़ा हो जाएगी, हमें जेल हो जाएगी, या हमारे ऊपर कोई आर्थिक दंड लग जाएगा। तो इस तरह से कुछ मायनों में तो ये दमन की प्रक्रिया ठीक है, लेकिन हमेशा ये प्रक्रिया उचित नहीं होती है। और फिर आता है सब्लिमेशन या शोधन। शोधन की प्रक्रिया में ये संवेग नियंत्रण की सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इसमें संवेगों के प्रकाशन के तरीके और स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसमें दो तरह से शोधन होता है, एक सकारात्मक सोच उत्पन्न करके, पॉजिटिव एटीट्यूड, या क्रिएटिव बाय क्रिएटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, उस तरह से ये शोधन की प्रक्रिया की जाती है। इसमें व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को ही बदल देता है। जैसे क्रोध आने पर वो क्रोध में नकारात्मक कारणों के स्थान पर सकारात्मक बातें सोचने लगता है। जिस पर भी क्रोध आ रहा है तो वो उसकी, जिस कारण से क्रोध आया उस बात को नहीं याद करके, उस व्यक्ति ने जो कुछ अच्छा किया था पहले जीवन में, उन बातों को याद करके वो अपने क्रोध को ख़त्म कर लेता है। इसी तरह से ईर्ष्या की स्थिति में भी ईर्ष्या के कारण को जानने का प्रयास करता है और दूसरे को हानि पहुंचाने की बजाय वो अपने स्तर को बढ़ाना चाहता है। जैसे अगर बच्चे में ये ईर्ष्या डेवलप होने लग गई कि मेरे मित्र के नंबर हमेशा मुझसे ज़्यादा आते हैं, तो उसके माता पिता को चाहिए कि वो उस बच्चे के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न करें कि उसको ये लगे कि इसका मतलब ये है कि वो बच्चा
मेरे से ज़्यादा मेहनत करता है, अगर मुझे उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं तो मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो वो अब उससे ईर्ष्या करने की बजाय अपनी मेहनत पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है और अपनी लाइन को लंबी करके और उसकी लाइन को छोटी करता है, न कि उसकी लाइन को बिगाड़ करके छोटी करता है। उसको मिटा करके छोटी करना अच्छी बात नहीं है कि हम उसकी कॉपी फाड़ दें कि वो एग्ज़ाम नहीं दे सकेगा या उसके नोट्स चुरा लें, वो काम नहीं करना है, बल्कि अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाना है, अपनी मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि हमारे नंबर भी उस बच्चे से या अपने उस साथी से ज़्यादा आ जाए, या कम से कम उसके बराबर तो आए, ताकि हमारे मन में उसके लिए ईर्ष्या का भाव अपने आप ही ख़त्म हो जाए। तो ये सकारात्मक सोच उत्पन्न करके शोधन किया जाता है। और दूसरा, मार्गांतीकरण द्वारा यानी कि रीडायरेक्शनल मेथड से संवेगात्मक अवस्थाओं को सकारात्मक मोड़ दे देना, यही मार्गांतीकरण कहलाता है। इसमें बालक को संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक मान्यता के अनुसार करना सिखाया जाता है। इसमें बालक को इस ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है कि वह अपने संवेगों का प्रकाशन ऐसे करे कि लोग उसको पसंद करने लग जाएं। जैसे भय का संवेग सभी में होता है। हमने बताया था कि हम पैदा होने के बाद में धीरे धीरे भय के बारे में जानने लग जाते हैं। तो उस भय को हम किसी अच्छी बात से जोड़ दें कि गलत काम करने पर हमें पनिशमेंट मिलता है, तो गलत काम करने से भय होना हमेशा अच्छा है कि मेरे कारण किसी को दुख पहुँचे, मैं किसी से बुरा बोलूँ, किसी का कोई नुकसान पहुँचाऊँ, ऐसे काम मुझे नहीं करने हैं। उन चीज़ों से अगर बच्चा डरता है तो ये अच्छी बात होती है। यानी कि डर तो है, लेकिन डर का डायरेक्शन बदल दिया गया है कि किन चीज़ों से डरना है, किन से नहीं डरना है। और फिर बात आती है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। संवेगों पर नियंत्रण इस विधि से भी किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से संबंधित संवेग किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु या विचार में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे अगर हमें गुस्सा तो किसी और व्यक्ति पर आ रहा था और जा कर के गुस्सा हमने निकाला कहाँ पर, अपने छोटे भाई बहनों पर, तो ये विस्थापन हो जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति के लिए वो संवेग था उसका प्रदर्शन वहाँ तो नहीं हो पाता और किसी दूसरी जगह पर हो जाता है। ऐसा ख़ास तौर से वयस्कों के साथ में ज़्यादा होता है। जैसे पापा या मम्मी अपने वर्किंग प्लेस पर उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ या वहाँ उन्हें किसी बात पर गुस्सा था, तो वो गुस्सा आकर के घर में कई बार बच्चों पर निकल जाता है। और फिर बात आती है संवेगात्मक रेचन की। बच्चों, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, इमोशनल कैथारसिस। जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति रचनात्मक, सृजनात्मक, मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसको संवेगात्मक रेचन कहा जाता है। इसका एक बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा उदाहरण है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी दिन और आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, इच्छा तो ऐसी हो रही कि किसी को मारूं, कुछ ऐसा करूं कि मेरे अंदर का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो बाहर निकले। कई बार हम ऐसे में हम देखते हैं कि जो बड़े भाई बहन हैं वो जाके अपने छोटे भाई बहनों पर हाथ उठा देते हैं। लेकिन अगर इस तरह का हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो बजाय हम उसको किसी दूसरे व्यक्ति पर निकालें, उसको विस्थापित करें या कुछ करें, इसके बजाय कोई क्रिएटिव काम करें। जैसे तेज़ गुस्सा आ रहा था, घर जा कर के कपड़े धोने लग जाएं, कपड़ों के ऊपर हम अपना गुस्सा निकाल लें तो वो कपड़े साफ धुल करके तैयार हो जाएंगे। तो ये क्रियात्मक तरीका है। इसी तरह से आटा लगाना, आटा गूंथना, कि आटा गूंथने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उस एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने गुस्से को बाहर निकाल सकते हैं। साइकिलिंग करने के लिए निकल जाना, तो साइकिलिंग करने के लिए या रनिंग, दौड़ना, उससे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है और जो गुस्सा था, जो गर्मी थी, वो भी शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये संवेगात्मक रेचन कहलाता है। संवेगात्मक रेचन की प्रक्रिया में भीतर छुपी हुई भावनाओं को रचनात्मक ढंग से
प्रकट किया जाता है। 2 मुख्य विधियां हैं इसमें, एक शारीरिक रेचन, जैसा कि हमने अभी बताया, खेल कूद के माध्यम से या कोई भी शारीरिक क्रिया के माध्यम से हम अपनी उस शारीरिक ऊर्जा का जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी उसको रोक सकते हैं और उसको नियंत्रित या उसको व्यय कर सकते हैं। उसको व्यय करके हम अपने समय के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए कठिन व्यायाम, योगाभ्यास, लाफिंग, ज़ोर ज़ोर से हंसना और क्राइंग, कई बार रो कर के भी हम अपने संवेगों को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो भी रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा दुख है, एक बार रो लिए तो वो गुस्सा या दुख हमारा कम हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया हर जगह पर काम नहीं आ सकती। लेकिन जो शारीरिक व्यायाम के माध्यम से या योगाभ्यास के माध्यम से जो रेचन है, इमोशनल कैथारसिस है, वो आसानी से किया जा सकता है। और दूसरा होता है मानसिक रेचन। ये मानसिक रेचन जो ये मूक होता है, इसमें संवेगात्मक सहनशीलता ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए ये भी बड़ों के लिए ही संभव होता है। इसमें बालक में इन संवेगों द्वारा उत्पन्न शक्ति का व्यय उन परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के प्रति अपने अभिव्यक्तियों को बदल के करता है जिनके कारण से ये संवेग उत्पन्न होते हैं। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम उन बातों से अपना ध्यान ही हटा दें और उनके लिए अपनी सोच बदल दें। तो ये जो मानसिक रेचन है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वयस्कों के लिए ये संभव हो पाता है। इसलिए अब ये जो रेचन है इसको करने के लिए अगेन कुछ गतिविधियां बताई गई है, जिसमें व्यायाम है। फिर बच्चों को बताया जाना चाहिए कि श्रम युक्त व्यायाम से उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है। फिर माता पिता एवं शिक्षक बच्चों के संवेग को समझें और उनको उनसे छुटकारा दिलाने का प्रयास करें, सही मार्गदर्शन देवें, बच्चों को हमेशा हंसना सिखाएं, हंसमुख रहना सिखाएं, तो भी उनका सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। फिर बालकों को हमेशा ये भी सिखाया जाना चाहिए कि ज़ोर से हंसना न केवल बेबी कैरेक्टर यानी कि शैशव गुण है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम होता है और कभी कभी उसको ज़ोर ज़ोर से हंसने भी देना चाहिए। बच्चों के साथ हमेशा प्रेमपूर्ण, स्नेही एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने से उनके भीतर जो दमित संवेग हैं उनका नाश होता है। और बालक जिसको अपना सबसे अच्छा और सबसे प्रिय मित्र मानता है उसको अपने मन की बातें कह करके भी अपने संवेगात्मक रेचन को कर सकता है, नकारात्मक संवेगों से मुक्ति पा सकता है। फिर स्वतंत्र अभिव्यक्ति, फ्री एक्सप्रेशन संवेग नियंत्रण की इस विधि का जो श्रेय है वो रूसो और मॉन्टेसरी को जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम इस विधि का प्रतिपादन किया था और उनके अनुसार स्वतंत्र अभिव्यक्ति संवेगात्मक नियंत्रण का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। और इसके लिए मॉन्टेसरी ने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार किए थे जिसमें व्यस्त होकर के बच्चा क्रिएटिव चीज़ें, जो सकारात्मक सोच की जो हमने बात करी थी और क्रिएटिव वर्क की हमने बात करी थी, उसके लिए इस मॉन्टेसरी ने कुछ ऐसे उपकरण बनाए थे। जैसे बच्चों के लिए बटन लगाने के लिए तो एक फ्रेम में कपड़े पर उन्होंने बटन लगा दिए कि बैठा बैठा बच्चा वो बटन लगाने का, खोलने का काम कर रहा है, तो उसके अपने कपड़े खोलने बंद करने की बात नहीं होगी ताकि उसको सर्दी गर्मी बरसात से बचाया जा सके, बट एट द सेम टाइम वो किसी कार्य में व्यस्त हो जाता है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे मॉन्टेसरी के अनगिनत इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं जो छोटे पूर्वशाली बच्चों के लिए काम में आते हैं, जो नर्सरी स्कूल्स में या मॉन्टेसरी स्कूल्स में इत्यादि जगहों पर काम में लिए जाते हैं। और इनके माध्यम से बच्चे अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर पाते हैं। आज की अपनी बात हम यहीं रोकते हैं और अगली क्लास में हम कुछ ऐसे कारकों के बारे में बात करेंगे जो कि इस इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।